जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री ऑफ IAS20 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम फिर आपके सामने लेकर के आए हैं एक बहुत ही अपडेटेड न्यूज। और दोस्तों ये न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस न्यूज को पढ़ने के बाद आप लोग इस पूरे मैटर को, इलेक्टोरल बॉन्ड जो आपके सामने लिखा दिखाई दे रहा है, इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है और इसको किस तरह से चुनावों में प्रयोग किया जाता है, इसको सरकार क्यों लेकर के आई थी। इन सारी बातों को आप लोग ठीक तरह से समझ जाएंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में एकदम डिटेल से एनालाइज करने वाले हैं इस टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। अभी आने वाले टाइम में कुछ ही 5-7 मिनट में आप लोग सब समझने वाले हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज में क्यों है इलेक्टोरल बॉन्ड। ये तो काफी समय पुराना मुद्दा है, ये न्यूज में क्यों है तो इस बात को पहले समझ लीजिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो कि 2018 में आई थी, उसको चुनौती देने वाली जो एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अभी सुनवाई करेगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बोली है। तो देखिए इस पर जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 में बनकर के आई थी भारत में, जैसे ही ये बीजेपी सरकार लाई थी इस स्कीम को, तब इस स्कीम की वजह से कुछ नुकसान हो रहा था, कुछ पारदर्शिता में कमी आ रही थी चुनावों में। तो इस कारण से इस पर एक याचिका लगाई थी। इसका विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी ADR के द्वारा। तो जो ये याचिका दायर की गई थी, उस याचिका पर अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब हम इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। तो थोड़ी सा ये सुर्खियों में आई है, तो इस वजह से हम लोग अब इस न्यूज को पूरी डिटेल के साथ में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये न्यूज है क्या, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्यों है, क्यों लाई गई थी। ठीक है, तो देखिए इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोग समझ लीजिए कि जो यहाँ पर EBS लिखा है, इसका मतलब होता है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, चुनावी बॉन्ड की योजना, चुनावी बॉन्ड की योजना। देखिए ये 2017 में इसके लिए एक बिल आया था। 2017 में एक बिल आया था कि देखिए जो चुनाव के लिए बॉन्ड होते हैं, चुनाव के लिए फंडिंग होती है, उस फंडिंग को करने के लिए यह स्कीम लाई गई थी कि जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उन सभी पार्टियों को चंदा देने के लिए यह स्कीम लाई गई थी 2017 में। ठीक है, तो बिल आया यहाँ पर 2017 में, और इसके बाद दोस्तों 2018 में इस बिल को यहाँ पर अधिसूचित किया गया था। कब अधिसूचित किया गया इसको? 2018 में इस बिल को अधिसूचित यानी कि एक कानून का रूप दे दिया गया। और बीजेपी सरकार यानी कि NDA सरकार के शासनकाल में 2018 में यह आपका एक्ट बन गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या लागू हो गया? यहाँ से आपका ये चीज लागू गई कि यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ रही है और उसको चुनाव लड़ने के लिए पैसे की कमी पड़ रही है, तो वो जनता से पैसे मांग सकती है, लेकिन जनता से पैसे सीधे कैश में नहीं ले सकती है। वो पैसा कैसे लेगी? वो पैसा लेगी बॉन्ड के माध्यम से। अब ये बॉन्ड होता क्या है, पहले तो इस बात को समझ लीजिए। यहाँ पर दोस्तों बॉन्ड का मतलब होता है, देखिए एक प्रकार का बॉन्ड आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं कि जैसे किसी सरकारी कंपनी ने अपने बॉन्ड जारी किए, किसी भी सरकारी कंपनी, कोई भी सरकारी कंपनी हो सकती है जो कि अपने बॉन्ड जारी करती है और लोग उनके बॉन्ड को खरीदते हैं और एक निश्चित समय के बाद में उस बॉन्ड को बेच देते हैं उसी कंपनी को, और फिर उस बॉन्ड का उनको पैसा वापस मिल जाते हैं। जितने पैसे में वो बॉन्ड खरीदे जाते हैं उतना पैसा उनको वापस मिल जाता है। लेकिन दोस्तों ये वाले बॉन्ड जो इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं, इनका पैसा वापस नहीं मिलता है, यानी कि यह पॉलिटिकल पार्टी को जनता के द्वारा दिया गया एक प्रकार का दान होता है। जैसे मान लीजिए कि आप बीजेपी पार्टी का सपोर्ट करते हैं, तो बीजेपी पार्टी चुनाव में लड़ रही है, तो आपको मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए बीजेपी पार्टी को देना है, कि मतलब अपनी स्वेच्छा से देना है, दान करना है कि बीजेपी पार्टी चुनाव में जो लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी, हम उसको 1 करोड़ दान देने वाले हैं। तो आप सीधे बीजेपी के ऑफिस में 1 करोड़ रुपए नहीं पटक सकते। आप कैसे उनको पैसे देंगे? आप उनको पहले पैसे देने के लिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाएंगे, SBI बैंक में जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि हमको बॉन्ड दे दीजिए 1 करोड़ रुपए के। ठीक है, तो वो आपका 1 करोड़ रुपए रखेंगे और कैश में नहीं रखेंगे, आपके अकाउंट से जाएगा उनके पास पैसे। ठीक है, अकाउंट से पैसे आपका 1 करोड़ कटेगा और आपको 1 करोड़ का बॉन्ड थमा देंगे। बॉन्ड मतलब एक कागज दे देंगे और आप उस बॉन्ड को लेकर के जाएंगे। कहां पर? आप उस बॉन्ड को लेकर के जाएंगे बीजेपी के कार्यालय में, और बीजेपी के कार्यालय में जाएंगे, मतलब एक पार्टी का नाम लिया है, किसी भी पार्टी के कार्यालय में जिसको आप देना चाहें उसको दे सकते हैं, उसके कार्यालय में जाएंगे और उसको बॉन्ड थमा देंगे कि लो हमारी तरफ से ये इतना दान हुआ। ठीक है,
लेकिन इसकी सबसे बड़ी खास विशेषता है कि जो व्यक्ति दान कर रहा है बॉन्ड, उस बॉन्ड में उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा रहता है। इसमें मतलब ये नहीं पता चलता है कि ये बॉन्ड किसने दान किया है बीजेपी पार्टी को। यहां तक कि पार्टी को भी नहीं पता चलेगा और बैंक को भी नहीं पता चलेगा कि किसने, मतलब पूरा बॉन्ड जो है कि किसी को पता नहीं रहता है, पूरा का पूरा ये प्राइवेसी इसमें रहती है। किसी का नाम उजागर नहीं होता है कि कौन व्यक्ति दान करने वाला है, यानी कि दानदाता के नाम का इसमें उल्लेख नहीं होता है। ठीक, लेकिन आप लोग यहाँ पर सवाल पूछेंगे कि यदि कोई व्यक्ति बीजेपी के कार्यालय में जाएगा और उनको बॉन्ड देगा, तब तो वो देख लेंगे ना कि कौन हमको बॉन्ड दे रहा है, तो उसका कैसे नहीं पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति दान दे रहा है वही व्यक्ति उसके कार्यालय में जाए। यहाँ पर ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता है। यहाँ पर आप अपने दोस्त को भेज सकते हैं, आप अपने ड्राइवर को भेज सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं। वहां पर आप सीधे बॉन्ड देंगे और वो अपनी बैलेंस शीट में मेंटेन कर लेंगे जिस पार्टी को आप दे रहे हैं, बस उसके पास आपका ये दान पहुंच गया। तो इस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं बॉन्ड के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देने का काम करते हैं। तो एक प्रकार से बॉन्ड, यदि आपसे पूछे कि क्या है, तो बॉन्ड एक प्रकार से राजनीतिक पार्टियों यानी कि पॉलिटिकल पार्टियों को दान देने की एक प्रक्रिया होती है जो कि बहुत पारदर्शी प्रक्रिया होती है। हालांकि कुछ लोगों ने इस पर ये आरोप लगाए हैं कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है, क्योंकि जनता को ये बात पता नहीं रहती है कि कौन व्यक्ति किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, किस पार्टी को दान दे रहा है, यानी कि किस पार्टी के पास पैसा कहां से आ रहा है, इस बात की इसमें जानकारी नहीं होती है। तो इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिकाएं लगाई गई इसको खारिज कराने के लिए। ठीक, अब देखिए इसके आगे थोड़ा सा समझिए आप। यहाँ पर इसके बैकग्राउंड में हमने आपको बताया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है वो 2017 में आई थी, एक बिल के रूप में आया और 2018 में इसको अधिसूचित कर दिया गया। ठीक, तो देखिए ईबीएस क्यों लाया गया, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्यों लाई गई, तो देखिए इसके लाने का कारण था कि पार्टी को दिए सभी प्रकार के दान, पार्टी को दिए जाने वाले सभी प्रकार के दानदाता का नाम उजागर किए बिना बैलेंस शीट में शामिल करने के लिए ही इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई गई थी। मतलब कि जो व्यक्ति उसमें दान दे रहा है किसी भी राजनीतिक पार्टी को, तो उसका नाम उजागर ना हो और उसका धन उसकी बैलेंस शीट में शामिल हो जाए, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के खाते में उनका बैलेंस चला जाए और उसका दान चला जाए और उसका नाम भी उजागर ना हो। ठीक, इसलिए यह इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई गई थी। क्योंकि दोस्तों जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम नहीं थी तब व्यक्ति सीधे कैश पैसा पॉलिटिकल पार्टी को देते थे, जिसकी वजह से बहुत सारा काला धन पार्टियों को चला जाता था और वो काला धन व्हाइट धन में बदल जाता था। इस कारण से ब्लैक मनी का प्रवाह को रोकने के लिए यहाँ पर बीजेपी सरकार यानी कि जो एनडीए की सरकार है वो ईबीएस लेकर स्कीम लेकर के 2017 में आई, 18 से इसको मैंडेटरी रूप से लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो ये 2018 में ये कानून बना था आपका इलेक्टोरल बॉन्ड वाला। ठीक, यहाँ पर परंतु दोस्तों 2018 में क्या हुआ कि कॉमन काज और एडीआर यानी कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये संस्था थी एक और एक संस्था थी कॉमन काज। इन दोनों संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चुनौती दी। इन संस्थाओं का कहना था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है इसमें बहुत ज्यादा पारदर्शिता की कमी है, इसमें किसी व्यक्ति का नाम पता नहीं चल पाता है कि कौन व्यक्ति किस पार्टी को सहायता दे रहा है, कौन व्यक्ति किस पार्टी के लिए चंदा देने वाला है। तो इसलिए ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड वाली जो स्कीम आप लेकर के आए हैं इलेक्शन बॉन्ड के लिए, ये पूरी स्कीम बेकार है और इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए इसको चुनौती दी गई इन दो संस्थाओं के द्वारा, एडीआर के द्वारा और कॉमन काज के द्वारा 2018 में। तो इसके बाद दोस्तों आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, यहाँ पर याचिका लगाई गई, तो सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब से आज तक कोई सुनवाई इस पर नहीं की है। तो यही अभी हाल में न्यूज निकल करके आई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब वो टाइम आ गया है कि वो जो 2018 में चुनौती देने वाली याचिका थी उस पर वो सुनवाई करेगा। तो ये न्यूज थी। यहाँ पर देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी आप ले लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार के ऐसे ऋण पत्र होते हैं, यानी कि दान पत्र होते हैं, ऋण पत्र नहीं बोलेंगे, दान पत्र होते हैं जो कि कितने रुपए में दिए जाते हैं, जो कि 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ इत्यादि राशियों के अनुसार दिए जाते हैं। जैसे आप चाहें कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को हमें 1500 रुपए दान देने हैं, तो आप 1500 रुपए दान नहीं दे सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। आप 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदेंगे एसबीआई बैंक से, या फिर आप 10,000 का बॉन्ड खरीदिए। अगर 10,000 का नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप 1000 का खरीदिए। ऐसा नहीं कि आप 5,000 का खरीद सकते, 5,000 की कोई इसमें शर्त नहीं है। यहाँ पर या तो
1000 का खरीदिए, या तो 10,000 का, या फिर 1 लाख का, या फिर 10 लाख का, या फिर 1 करोड़ का, या फिर 10 करोड़ का, यानी कि 10 के गुणक में आपको खरीदना पड़ता है स्टेट बैंक के द्वारा। और दोस्तों जिस दिन आपने ये बॉन्ड खरीद लिया, खरीदने के 15 दिन तक ये वैध रहेगा। 15 दिन के बाद इसकी डेट निकल जाएगी और ये बॉन्ड बेकार हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक। अब देखिए 15 दिन तक के लिए वैध रहता है। दोस्तों ये सारी चीजें आप लोग याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है आपका, वो खरीदने की तारीख से कितने दिन के लिए वैध होता है? 15 दिन के लिए वैध होता है। ठीक है, अब ये कब खरीदे जाते हैं? देखिए हर साल ये यहाँ पर ये जनवरी महीने में खरीदे जाते हैं, प्रारंभिक 10 दिनों में। और इसके अलावा 2 महीने का गैप रहेगा, मतलब हर तिमाही के फर्स्ट 10 दिन के अंदर ये खरीदे जाते हैं, हर तिमाही की शुरुआत में। यानी कि देखिए जनवरी में खरीदे जाएंगे, फिर इसके बाद अप्रैल में खरीदे जाएंगे 10 दिन तक, इसके बाद जुलाई में खरीदे जाएंगे 10 दिन तक, और इसके बाद अक्टूबर में 10 दिन तक खरीदे जाएंगे। ठीक है, तो ये हर तिमाही के फर्स्ट महीने में 10 दिन तक खरीदे जाते हैं, इनकी छूट रहती है। और इसकी विशेषता है कि इसमें दानदाता जो व्यक्ति खरीद रहा है उस बॉन्ड में उसका नाम नहीं लिखा रहता है, ये कहलाता है आपका इलेक्टोरल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की है, कुछ लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड की आलोचना की है, और आलोचना करने वाले लोग ही हैं जिन्होंने इसको चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। आलोचना क्या की है कि इसमें देखिए जबरन वसूली की जा सकती है, किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती कोई पॉलिटिकल पार्टी वसूली कर सकती है। तो इसमें जबरदस्ती वसूली कैसे की जा सकती है, इसको आज ही देखिए समझते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि कोई सरकार है, वर्तमान में जैसे बीजेपी सरकार है, अब कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति बैंक के माध्यम से यानी कि स्टेट बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है, तो KYC यानी कि नो योर कस्टमर के माध्यम से स्टेट बैंक को तो पता होगा कि जिस व्यक्ति को हम बॉन्ड दे रहे हैं वो व्यक्ति कौन है, उसके पास तो सारा डाटा होगा। लेकिन स्टेट बैंक किसी को नहीं बताएगा, स्टेट बैंक बताएगा तो केवल रिजर्व बैंक को। और रिजर्व बैंक किसका बैंक है? एक केंद्रीय बैंक है, यानी केंद्र सरकार के लिए काम करता है। तो केंद्र सरकार में कौन सी सरकार है? बीजेपी। तो बीजेपी पार्टी RBI के द्वारा SBI से यह पता कर सकती है कि कौन व्यक्ति किस पार्टी को देने वाला है, कौन व्यक्ति ने कितना यहाँ पर दान खरीदा है, कितने बॉन्ड खरीदे हैं। तो इस तरह से जबरदस्ती वसूली किसी व्यक्ति से की जा सकती है कि आप हमारी पार्टी को क्या दो, चंदा दो। ठीक है, किसी अन्य पार्टी को चंदा मत दो। तो यहाँ पर एक इसके सामने ये आलोचना लोगों ने की है। दूसरी है यहाँ पर कि लोकतंत्र को इससे चुनौती मिलती है। लोकतंत्र के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है कि लोग क्या करते हैं कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देते हैं, जिसके कारण एक पार्टी को लाभ हो जाता है और जो अदर पार्टी है उसको लाभ नहीं होता है। तो इसके माध्यम से लोकतंत्र को चुनौती मिलती है। लोकतंत्र यानी कमजोर होता है हमारा। ठीक है, निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ होता है, मतलब चुनाव ही निष्पक्ष नहीं हो पाते हैं, क्योंकि किसी एक पार्टी का फंड बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसकी स्थिति मजबूत हो जाती है और उसकी अपेक्षा जो अदर पार्टी है वो कमजोर होने लगती हैं। तो इसकी वजह से निष्पक्ष चुनाव होने में गड़बड़ी आ जाती है। तो इसकी दोस्तों कुछ आलोचनाएं भी हैं यहाँ पर। ठीक है, इनके सामने चुनौतियां भी हैं। तो ये दोस्तों था पूरा आपका इलेक्टोरल बॉन्ड का वीडियो। यहाँ पर आप लोग ये सारी चीजें आप लोग इस पर एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर छोटे से एक जगह पर लिखने की कोशिश की गई है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं आप लोगों के साथ में फिर से एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।